सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फिर लेकर हाजिर हूँ फोर्थ व्यू। कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। दोस्तों, आज हम उस राज की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आज भी इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया है गाजा के ऊपर। एक स्कूल में 100 बच्चों को शहीद कर दिया है, जबकि उसने दावा किया है कि उसने हमास के लोगों को मारा है और एविडेंस मौजूद है कि असल में उसने महिलाओं को और बच्चों को शहीद किया है। आखिर ये उकसावा क्यों कर रहा है इजराइल, जबकि एक तरफ अमेरिका के दबाव, दूसरी तरफ ईरान का प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है, हिजबुल्लाह का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अंदर से अपनी जनता का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उसके बावजूद यानी कि अभी जाहिरी तौर पर तो कतर को और मिस्र को जो है शामिल करके बाकायदा अमेरिका से फोन आने के बाद अमेरिका खुद शामिल होकर कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक युद्ध विराम करना है। और दूसरी तरफ उकसावा इतना के हवाई हमले करके, जमीनी हमले करके, मिसाइली हमले करके जो है वो बच्चों को मार रहा है और लगातार बेरहमाना हरकत पर उतारू है। क्यों उकसा रहा है, क्यों? आप जानते हैं कि दरअसल ये गाजा के बच्चों को एक मछली के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। चारे की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ये उकसा रहा है क्योंकि इजराइल की फौज नहीं चाहती। इजराइल की खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है और हमला बहुत तगड़ा होगा, जिसे शायद रिटेलिएट बहुत अच्छे से न दे पाए इजराइल। उसके बावजूद नेतन्याहू अपनी बात पर क्यों अड़ा है और क्यों इस तरह के हमले लगातार करवा रहा है? सीधी बात है कि बहुत बड़े हथियारों के ऑर्डर्स जो हैं यहूदियों की कंपनियां हैं। लॉकहीड मार्टिन भी जो है ना, ये सारी यहूदियों की हथियारों की कंपनियां हैं, जिन्हें कल ही अमेरिका की सरकार ने $220 बिलियन का तो एक ही ऑर्डर दिया है, मिलियन डॉलर का तो एक ही ऑर्डर दिया है, $2.5 बिलियन का दूसरी एक कंपनी को दिया गया। बिलियंस ऑफ डॉलर के उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। जर्मनी की कंपनी भी जो है जो हथियार बनाती है वो तकरीबन अपने मुनाफे को डबल कर चुकी है। और इधर यूक्रेन में लोग यूक्रेन के मर रहे हैं, फ़लस्तीन में जो है वो गाजा के लोग मर रहे हैं। यानी लोगों की जान जा रही है। लाशों से ये मुनाफा कमाने वाले लोग और इनके समर्थक और इनकी वाहवाह करने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। वो आज भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में है और वो रहेंगे, वो ख़त्म नहीं हो सकते। क्योंकि हम अगर मानवता तलाश करें, खैर छोड़ दीजिए मानवता की बात, न्यूज़ पे आ जाते हैं और न्यूज़ का विश्लेषण कर लेते हैं कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, इजराइल पूरी तरह एक बहुत बड़े खतरे में आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इस खतरे से उसे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इजराइल का जो टास्क है वो ये है कि किसी भी सूरत में थर्ड वर्ल्ड वॉर होना चाहिए। जिस तरीके से कुर्स्क में हमला किया गया, Su-35 तक उसने इस्तेमाल किए और भारी तादाद में नुकसान किया, जबकि रशिया का दावा यह है कि उसने सैकड़ों जो थे वो भाड़े के लड़ाके वहां पर उसने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। भाड़े के लड़ाके क्यों कह रहा है? क्योंकि इस वक्त तो नाम लेना बड़ा मुश्किल है कि उन्हें कहे कि अमेरिकन फौजी थे या फिर वो ब्रिटिश फौजी थे या फिर वो जर्मन फौजी थे या वो फ्रांस के फौजी थे। असल में यूक्रेन की फौज तो खत्म हो चुकी है। यूक्रेन के तो बच्चों को, बूढ़ों को जबरदस्ती जेलेंस्की पकड़वा कर फौज में भर्ती कर रहा है। वो एक यहूदी है, उसको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वहां के लोग जो है वो क्रिश्चियन है और या फिर वो कम्युनिस्ट हैं। उनको पकड़वा कर वो मजबूरी में रशिया को उन्हें मारना पड़ रहा है। ये याद रखिएगा कि जो सूरत हाल आ रही है वो यही सूरत हाल के एक तरफ यूक्रेनियन को जेलेंस्की मरवा रहा है और भारी मुनाफा जो है हथियारों में अमेरिकन कंपनी कमा रही है, जर्मन कंपनी कमा रही है, फ्रांस की कंपनी कमा रही है। और दूसरी तरफ गाजा में बच्चे और औरतें शहीद किए जा रहे हैं और ये भी जो हथियार आ रहे हैं उनमें भी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां भारी मुनाफा हथियारों में कमा रही है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई उन्हीं के देश है, उनका तो हथियार खर्च हो रहा है, वो तो मदद दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां हथियार बनाती हैं और प्राइवेट कंपनियां जो हथियार बनाती हैं वो अमेरिका की, जर्मन की सरकार खरीद के देती है उन कंपनियों से दूसरे देशों को, और ये मुनाफा वो अपने ही देश के लोगों से कमा रहे हैं बहुत बड़ा। तो दूसरा देश तो क्या देगा वो अलग बात है, पर बहुत बड़ा जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं अमेरिका के, वो अपने जहाज बना रहे हैं, उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं उन कंपनियों को। तो इसका मतलब उसके अपने हथियार यूक्रेन में खर्च हो चुके हैं, वो गाजा में खर्च हो रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के पब्लिक है, शायद वो अब ये बात समझने लगी है कि हमारे जो टैक्स से पैसा लिया जाता है, जो हमारे उत्थान पर, हमारी पेंशन पर, हमारे रोजगार पर जो खर्च होना चाहिए, वो खर्च जो है वहाँ ना करके बल्कि हथियार खरीद के दुनिया में उसमें ये लोग सिर्फ मुनाफा कमा रहे हैं
बल्कि उनकी सुविधा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उनके बच्चों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि वो लोग, उनमें एक बेचैनी है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि युद्ध बंद होने चाहिए। ट्रंप का समर्थन इसी वजह से बढ़ रहा है, मगर ट्रंप का जीतना बहुत आसान तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक उसकी जान खतरे में ही है। आज भी ट्रंप के जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। प्रॉपर कारण क्या है वो नहीं पता, वो जहां जा रहे थे उसके अलावा किसी दूसरे शहर में लैंडिंग हुई है। तो यानी पूरी तरह से वो लोग, जो खतरनाक नेटवर्क है वो अपना काम कर रहा है, लोग मर रहे हैं और इस पर वो गुजारा करने वाले नहीं हैं। हालांकि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बयान दिया है जिसमें उसने ये कहा है कि अगर मैं हानिया की शहादत का जवाब देता हूं इजराइल को, तो फिर इसका मतलब होगा कि जो पीस टॉक चल रहा है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर मुझ पर, मेरे यहाँ पर कोई हमला किया जाता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, दिया अभी तक नहीं है। तो ये एक जो थकाऊ नीति है वो भी चल रही है, मगर एक तरह से कहीं ना कहीं बैकआउट करने की या उससे पहले ही इजराइल के घुटने टेकने का शायद इंतजार जो है वो ईरान कर रहा है। हालांकि इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट रशिया और चाइना कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से किसी न किसी तरीके से ईरान को निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे कि उसे इस हमले में शामिल होना ही है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। मगर इसके जो को इंसिडेंट है वो क्या होने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इजराइल के जरिए जो उकसावा करवाया जा रहा है, यानी कि अगर ईरान बैकआउट करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको बेइज्जती करने के लिए, जलील करने के लिए और औकात बताने के लिए आज फिर, यानी हम पीस टॉक के लिए जरूर भेज रहे हैं बंदे, मगर हम 100 बच्चों को आज भी मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक कुछ नहीं कर सकते का उकसावा है कि तुम्हें हमला करना ही पड़ेगा, जो उनका एक टास्क है। क्योंकि जब ये हमला किया जाएगा, जो अभी 12 जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुके हैं, 2000 नेवी जो होती है, छोटी नाव होती है लड़ाकू, वो 2000 के करीब तैनात अमेरिका उस इलाके में कर रहा है और भारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जिससे पूरे गल्फ को अपने कंट्रोल में लेने का प्लान बना चुका है। यानी ये उकसावा, ये लड़ाई और ईरान के साथ झड़प इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका का फिर से ये पूरा इलाका बेस हो जाए और ये पूरा का पूरा उनके कब्जे में चला जाए, जहां से उनको सीरिया से खला करना पड़ रहा है। अब इराक में पैर जमाए रखना मुश्किल हो रखा है। और सऊदी अरब ने भी जिस तरह से थार्ड पैट्रियोट जैसे वेपन को उल्टा किया और चाइना के साथ और रशिया के साथ अपने रवाबित बढ़ाकर जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, रक्षा उद्योग में भी उनके साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो उसको रोकना ज़रूरी है अमेरिका और अमेरिका के पश्चिमी जगत के अपने उन हथियार व्यापारियों के लिए जिनसे उनकी इकोनॉमी चलती है, जिनसे तेल माफिया चलता है, ये सब कंट्रोल करना उनके लिए ज़रूरी है। तो वो चाहते हैं कि, देखिए अमेरिका, बाइडेन क्या कहता है, 24 जून को भी बाइडेन ने तो कहा था कि भाई युद्ध विराम बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। जून 24 चला गया, अब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त में हम एंटर कर गए हैं, तो वो बहानेबाजी हैं। असल में बाइडेन या पेंटागन या फिर वो हथियार कंपनियां जो अमेरिका को चलाती हैं किसी सूरत में नहीं चाहते कि युद्ध विराम हो, बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में 100% कन्वर्ट हो। यही वजह है कि 100 बच्चों को गाजा में मारा जाता है और फिर उकसावे की बड़ी कार्रवाई जो है यूक्रेन के अंदर की जाती है। तो दोनों तरफ जो है उकसावा पैरेलल करते हुए और फिर ए के माफ करना AUKUS, यानी जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का गठबंधन है साउथ चाइना सी में और इस पूरे इलाके में मस्क करके पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो मतलब उनकी तैयारियां तमाम थर्ड वर्ल्ड वॉर की हैं और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां अब ऐसे कैसे होंगी और किस तरीके से पूरे गल्फ को इजराइल के द्वारा दबाया जा सकता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त बढ़ रहा है, जो अब मुझे लगने लगा है कि शायद अगर अगले 2-4 दिनों के अंदर ईरान कोई बहुत बड़ा अटैक करके उसका जो डिमोना में जो परमाणु सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता और खुद या कोई परमाणु परीक्षण तुरंत नहीं करता, तो जैसे ईरान एक कोई बड़ा अटैक करेगा तो लेबनान या ईरान के ऊपर सीधे परमाणु अटैक कर सकता है इजराइल, क्योंकि एक परमाणु अटैक पूरे युद्ध का नक्शा चेंज कर देगा। और अगर ये पूरे युद्ध का नक्शा चेंज होगा तो सैकड़ों साल तक मुस्लिम जगत चूं भी नहीं कर पाएगा।
ये सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है कि इस वक्त जो इजराइल का खेल है वो जानता है कि ईरान अगर हाइपरसोनिक से हमले करेगा, हूतीस हमले करेंगे, हिजबुल्लाह हमले करेंगे, तो सूरत उसकी कोई नहीं बनती। उनकी एजेंसी इस बात के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो बच पाएंगे, सस्टेंड कर पाएंगे। तो सिर्फ सुसाइड करने के लिए इजराइल इतना बड़ा उकसावा नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्लान बी ना हो। और प्लान बी अगर है उसके पास, तो क्योंकि ये पूरे के पूरे इलाके पर एक पूरा कब्जा एक ही अटैक में अगर ईरान या लेबनान के ऊपर कोई परमाणु अटैक इजराइल कर देता है, जो कि वो कर सकता है, उसको जो मौका दिया जा रहा है, निश्चित रूप से जब पूरा प्रेशर हो, जब 15 अगस्त को युद्ध विराम करने की प्लानिंग हो, जब ईरान के खतरे हो, उस वक्त और लगातार उकसावा करना किसी न किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। और वो बड़ा प्लान सीधे सीधे परमाणु अटैक हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए भयावह होगा, कम से कम मुस्लिम जगत के लिए बहुत भयावह होगा। अलबत्ता मुस्लिम जगत, मैं मुस्लिम जगत कहता हूँ, पता नहीं क्यों कहता हूँ, मुझे इनका क्या नाम लेना चाहिए वो एक अलग मैटर है। इनको क्या, इनको मतलब एक गल्फ है, दूसरा ईरानी बेल्ट है, अफ्रीकन में भी कुछ लोग हैं। हम मुस्लिम जगत ना बेवजह एक मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। मुस्लिम मुस्लिम कुछ होता नहीं है। बेसिकली ये जो कुछ है सिनेरियो जियोपॉलिटिक्स में, वो एक अलग ही खेल चलता है। हर कोई अपनी गद्दी देखता है, अपनी कोई अपने हित देखता है, अपने खजाने देखता है। ये सब ईमान फीमान फलाना ढिकाना, ये सब अफसाने ही आम जनता के पास होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा, कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो, जब जो संपन्न लोग होते हैं, जो खाते पीते लोग होते हैं, वो कभी आपको बाबाओं के पास, वो झाड़ फूंक वालों के पास या फिर ओझाओं के पास आपको नजर नहीं आएंगे। जो गरीब होते हैं तो वही जाते हैं, और वो जाने के बाद जो है जो कुछ होता है उनके पल्ले वो भी देखे आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि ये सब जो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो ये सब उन लोगों के लिए हैं जो लोग इंसानी मोहब्बत है उनके पास में, वो ईश्वर का डर और अल्लाह का डर भी अपने जहन दिमाग में रखते हैं, मगर जिन्हें ऊपर वाले ने बहुत कुछ पैसा दे दिया है, तो सीधी सी बात है वो फिर उसी को नहीं मानते हैं। और वो चाहे मुसलमान के भेष में बैठे हों, हिंदू के भेष में बैठे हों, क्रिश्चियन के भेष में बैठे हों या यहूदी के भेष में बैठे हों, भेष उनका कुछ भी हो सकता है, नाम उनका कुछ भी हो सकता है, मकसद उनका सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी ताकत और अपना पैसा होता है। अगर ये बात दुनिया के कॉमन लोग समझ लें, तो ना वो फिर अपने इतने ताकतवर लोग हो पाएंगे, ना इस तरह का पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि वो ये जो आम जनता जहाँ से हैंडल होती है ना, इसी पूरे सिस्टम को वो कैप्चर करते हैं। तो आप आम जनता, कुछ लोग सऊदी अरब के फेवर में खड़े होंगे, तो कुछ ईरान के समर्थक ब्लाइंड समर्थक होंगे, तो कुछ रूस के ब्लाइंड समर्थक होंगे, तो कुछ अमेरिका के होंगे, तो कुछ यहूदियों की समर्थक हुए पड़े होंगे। तो ये जो समर्थन ये जो अधिनायकवाद लोगों के दिमाग में होता है ना, ये बेचारे छोटे गरीब और मतलब वो उनके पास और तो कुछ नहीं होता, तो बोले जी ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ तो दिया नहीं, पर इज्जत बहुत दी है, इज्जत की गठड़ी बांध के जो है वो अपना ढोता रहे। और ये जो लोग हैं ये तुम्हारे नस्ल से और पसीने से और खून से पैसा कमाते रहेंगे और तुमको मारते रहेंगे और तुम देखते रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं भी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही निकाल सकता हूँ, वो मैं निकाल रहा हूँ। सूरत हाल बड़ी सीधी सी है कि रशिया किसी भी सूरत पे ईरान से हमला करवाएगा। हमला कितना बड़ा होगा अभी देखना होगा। हिजबुल्लाह भी तैयार है, हौतीस के पास लेटेस्ट हथियार है, निश्चित रूप से अमेरिका के बेड़ों को डुबाएगा। खतरा एक ही है, इजराइल परमाणु हमला ना कर दे। अब इस पर क्या आगे होता है, इस पर देखने की बात है। या तो ईरान अगले 2-4 दिन के अंदर परमाणु परीक्षण करके जवाब दे कि एक अगर परमाणु उधर से चलेगा तो दूसरा परमाणु इधर से चलेगा, और एक ही परमाणु में जो है इजराइल हमेशा हमेशा के लिए सताए हस्ती से मिट जाएगा। इसे रोकने की कोशिश रशिया करेगा, क्योंकि 16 लाख यहूदी रशिया के वहाँ पर रहते हैं, जिन्हें वो नहीं चाहता कि उनको भी डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको बचाए रखा जाए। और इसीलिए वो एक संयमित और सिस्टमेटिक एक हमले की जो है वो तैयारी करवा रहा है, और इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहता है, ताकि पूरा फोकस इनका यूक्रेन में या रशिया को घेरने में, पूरे के पूरे नाटो गुट का इनको मौका ना मिले। अब उसके पीछे क्या प्लानिंग है रशिया की वो देखनी होगी,
यकीनी तौर पर रशिया इसको और लंबा सिस्टमेटिकली किस्तों में इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है। और इस वक्त इजराइल की जनता जो परेशान है, जो दिमागी बीमार हो चुकी है, जो अब पागलों की तरह बयान दिए जा रहे हैं, पागलों की तरह जो है बच्चों को, बेकसूरों को मारे जा रहे हैं, दिमाग उनका खराब हो चुका है, मतलब वो इंसान ही नहीं रहे हैं। एक बात आपको आखिरी इस प्रोग्राम में और बताता चलूं दोस्तों, इजराइल ने इस वक्त अपनी स्थिति पूरी दुनिया में ऐसी कर ली है कि इजराइल अब सस्टेंड कभी नहीं कर सकता। यहूदी अब अपनी जगह समाज में नहीं बना पाएंगे। वो इजराइल में रह सकते हैं, अमेरिका में बहुत दिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ गाजा के अंदर किया है, उनके प्रति नफरत जो है वो धीरे धीरे सुलग रही है। कहीं बहुत ज़्यादा सुलग रही है, कहीं सुगबुगाहट है। आखिरकार सच सबको मानना पड़ता है, और सच ये है कि अब इस धरती पर यहूदी सस्टेंड नहीं कर पाएंगे। स्टाम्प पेपर ले आओ, लिख के देता हूं। इसके नतीजे आने वाले सालों में आपको जो दिखेंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। युद्ध चाहे बंद हो जाए या युद्ध चलता रहे, नतीजे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। कल तफसील से बात करेंगे कि किस तरीके से रशिया ने डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को लीगलाइज करके दुनिया की आर्थिक रीढ़ को कैसे जो है, आर्थिक रीढ़ नहीं, इन शैतानों का जो बैंक के जरिए कब्जा करे बैठे हैं, पूरे बैंक सिस्टम को ही खत्म कर दिया, और कैसे अब आगे होने वाला है करेंसी में, क्या आपको करना चाहिए, किधर आपको जाना चाहिए, तफसीली समझाऊंगा, बशर्ते के थोड़ा सा माइंड कूल रहा तो। फिलहाल इजाजत दें, खुदा हाफिज।